जी जनाब, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बुनियादी तौर पे इन्फ्लेशन से मुतालिक है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे मुल्क में बहुत ही तेज़ी से महंगाई जो है वो बढ़ गई है और मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हम सबको इससे मतलब जो है ना इस मुश्किल को जल्दी दूर करें, लेकिन बहरहाल जब तक ये मुश्किल है हमें सबको इसका मुकाबला करना होगा और सर्वाइव करना होगा। अब सर्वाइव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उस हवाले से कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। अच्छा, प्लानिंग के अंदर महंगाई का मुकाबला करने के अंदर एक बड़ी अहम चीज़ है, हो सकता है कुछ मेरे दोस्त इस वीडियो को देखें तो वो सोचें कि हमें तो महंगाई से कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये हो सकती है कि महंगाई बढ़ी हो तो उनकी इनकम भी बढ़ गई हो, उनका कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि महंगाई की वजह से उनको उसमें फ़ायदा हो गया हो, या उनकी इनकम इतनी ज़्यादा हो कि वो सोचें कि हमें जो महंगाई है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर अमल करें। उसकी वजह यह है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने मुल्क के लिए जो थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकते हैं वो भी इसमें शामिल है। जब हम महंगाई का मुकाबला करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें कवर भी हो रही होंगी, तो इसलिए सभी लोगों से दरखास्त है कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस पर अमल करें। अच्छा देखें, महंगाई का मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहला काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी बजटिंग करें। अब बजटिंग से क्या मुराद है कि हमारी जो भी महीने की इनकम है हम देखें कि उसके अगेंस्ट हमें पूरे महीने में क्या क्या खर्चे करने हैं, और वो खर्चे हमारे रूटीन के एक्सपेंस भी होंगे और आउट ऑफ द रूटीन एक्सपेंस भी होंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए किसी फंक्शन में हमें जाना है तो वहाँ हमें कुछ पैसे देने होंगे, या जैसे हमें कोई कपड़े खरीदने होंगे, आगे रमज़ान आ रहे हैं उस हवाले से बजटिंग करनी होगी। तो महीने की पहली तारीख को बैठें और ये बजटिंग करें कि आपको इस महीने इनकम कितनी आनी है और उसके अगेंस्ट आपके खर्चे कितने होने हैं। तो जब आप ये बजटिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से बढ़ रहे हो। तो अगर आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से बढ़ रहे हैं तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप अपने एक्सपेंस को किसी भी हालत में किसी भी तरह से कट डाउन करें। कुछ कट डाउन करने की चीज़ों की हम बात भी करेंगे ताकि आपको कोई उधार नहीं लेना पड़े, क्योंकि अगर आप उधार ले भी लेंगे तो अगले महीने क्या करेंगे, और अगले महीने भी ले लेंगे तो उससे अगले महीने क्या करेंगे। ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका अभी कोई पता नहीं है कि ये कब तक जो है ना चलता रहेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बजटिंग करें और जितनी आपकी इनकम है उतने ही अपने खर्चों की प्लानिंग करें, बड़ा से थोड़ा सा टाइट होके चीज़ों को मैनेज कर लें। अच्छा, एक जो खर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा हम सब लोगों को इफेक्ट करेगा वो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, फ्यूल की प्राइसेस हैं। ये बहुत बैडली इफेक्ट कर रहा है, और जाहिर है जितनी भी हम बाइक गाड़ियाँ जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो पेट्रोल कंज्यूम करती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पेट्रोल के जो खर्चे को रिव्यू करना होगा। अब पेट्रोल का खर्चा कैसे कम किया जा सकता है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमेशा जो भी मार्केट से आपको चीज़ें खरीदनी है ना उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने के बाद ना फिर आप वो परचेजिंग करने के लिए जाएं। होता क्या है कि हमारे जहन में एक दो चीज़ें आती हैं, हम उसको खरीदने के लिए चले जाते हैं, खरीद लाते हैं, फिर उसके बाद एक दो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, हम दोबारा से मार्केट जाते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए। मार्केट हमारे करीब भी हो सकती है, दूर भी, लेकिन दोनों सूरतों में फ्यूल तो लगेगा ही, भले से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर हम ये करें कि हम अपने जो भी जब हम बजटिंग करेंगे ना तो फिर उसमें सारी ये लिस्ट भी बन जाएगी कि हमें कौन कौन से खर्चे करने हैं। तो उसमें फिर हम ये कर सकते हैं कि उस लिस्ट के मुताबिक एक ही दफ़ा जाएं और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है खरीद लें। उससे क्या होगा कि हमें बार बार नहीं जाना पड़ेगा और हमारी फ्यूल की जो है ना वो सेविंग हो पाएगी। तो एक तो मतलब जो है फ्यूल की सेविंग्स के हवाले से ये पहली चीज़ है। दूसरा, फ्यूल की सेविंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप अगर कहीं पे बिजनेस करते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं तो आप देखें आपके आसपास कोई दोस्त, अहबाब, अजीज, रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार भी अगर इत्तेफाक से उसी साइड पे जाते हो जिधर आपका बिजनेस या जॉब है तो आप इकट्ठे जाना शुरू कर दें। आप एक दिन वो आपको ले जाएं, एक दिन आप उनको ले जाएं, तो उससे क्या होगा कि इससे भी आप एक बड़ी जो है ना फ्यूल की सेविंग जो है कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टाइम, एनर्जी और सभी कुछ बचा सकते हैं। इसके बाद जनाब फ्यूल की सेविंग के हवाले से जो तीसरी सबसे अहम चीज़ आती है वो है डेलीगेट करना। अब डेलीगेट करना क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ कह लीजिए कि आपके कोई भाई हैं जो आपके साथ रहते हैं या आसपास दोस्त, अहबाब, अजीज़, रिश्तेदार रहते हैं, और आपको पता है कि वो किसी खास जगह से आ रहे हैं और आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो वहाँ से मिलती है, तो आप ऐसा सोचना शुरू करें और वो चीज़ उनसे मंगा लें। मिसाल के तौर पर वो किसी सब्ज़ी मंडी की तरफ गए हुए हैं तो आप उनको बता दें कि भाई आप अपने लिए सब्ज़ी लेंगे ना तो मेरे लिए भी लेते आइएगा, या आप अपने लिए गोश्त लेंगे मेरे लिए भी लेते आइएगा, या आप उस साइड से आ रहे हैं उस साइड पे फला एक चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो वहाँ से मिलती है वो रास्ते में लेते आइएगा। तो कभी आप उनका काम कर दें, कभी वो आपका काम कर दें। तो ये डेलीगेट करने से भी आप जो है ना हम फ्यूल की जो है सेविंग कर सकते हैं। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें जो है ना वो फ्यूल की सेविंग के हवाले से थी। तो अगर हम इस तरह से पेट्रोल सेव करें, आपके इल्म में है कि हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है और उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, हमें डॉलर में पे करना पड़ता है और हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं। तो अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सा फ्यूल भी बचाना शुरू कर देंगे सभी लोग, तो ना सिर्फ इससे हमें महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिलेगी बल्कि जो हमारे मुल्क को इस वक्त मुश्किल का सामना है उसमें भी हम अपना हिस्सा जो है वो डाल पाएंगे। इसके बाद अगली बात जनाब सबसे अहम यह है कि आप एनर्जी सेविंग डिवाइसेस यूज करें। अगर आपके घर में आम
कन्वेंशनल पुराने वाले बल्ब कहीं लगा है या कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है या पुराना वाला एनर्जी सेवर लगा हुआ है, आप उनको रिप्लेस करें। अब नई एलईडीज आ गई हैं, आप इसमें कह सकते हैं कि ये तो एक खर्चे वाला काम है, लेकिन ये एक बार का खर्चा है, लेकिन हमेशा आपको बिजली की बचत देगा। आपको पता है बिजली का यूनिट बहुत महंगा हो गया, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने घर में एनर्जी सेविंग डिवाइसेस लगाएं। और एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के साथ साथ ही एक बड़ा अहम है, आगे आपको फैंस की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो हमारे फैंस है ना पुराने वाले, ये काफी ज्यादा बिजली लेते हैं, तो अगर आप मुमकिन हो इनको रिप्लेस करना चाहते हो या नया कोई फैन खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा मार्केट से अब जो नए एनर्जी सेविंग फैंस आ गए हैं ना, आप उनको खरीदें। वो बहुत कम बिजली जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और इससे भी आपकी एक बड़ी सेविंग हो सकेगी। अगर आप बाकी चेंज नहीं भी करते तो जो आपने नया खरीदना है वो जरूर आप एनर्जी सेविंग खरीदें। इसी तरह से आप कोई और डिवाइस खरीदने लगे हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने लगे हैं, फ्रिज खरीदने लगे हैं, या कोई भी डिवाइस अगर आप खरीदने का इरादा रखते हैं, तो आप एनर्जी सेविंग डिवाइसेस जो है ना वो आप खरीदें। अब ये आपको पता है कि डीसी इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी जो है ना वो सभी डिवाइसेस के अंदर आ चुकी है। तो आप फ्रिज खरीदें, कोई भी चीज खरीदें, वो डीसी इन्वर्टर वाली जो है ना, वो एनर्जी सेविंग वाली जो है ना डिवाइस, उसको आप खरीदें। इसी तरीके से आप एसी खरीद रहे हैं, तो अब जो नए एसी आए हैं जो डीसी इन्वर्टर है, फुल एनर्जी सेविंग वाले हैं, उसमें आप इस बात का ख्याल रखें 100% सेविंग वाले जो मतलब एसी 100% में मुराद ये होता है कि वो सेविंग 100% कर सकते हैं। उसमें वो तमाम डिवाइसेस लगी हुई हैं कि जितनी सेविंग हो सके वो जो मुमकिन हो वो हो सकती है। तो इस तरह का आप जो है ना डिवाइसेस खरीदें, और ऐसी डिवाइसेस हरगिज़ ना खरीदें जो कि बिजली ज़्यादा खाती हैं, क्योंकि बिजली अभी बहुत महंगी हो गई और चांसेस ये हैं कि और महंगी होगी। इसके बाद बिजली की ही सेविंग के हवाले से एक बड़ा अहम मामला है, और वो क्या है कि हमारा जैसे वेदर है पूरे पाकिस्तान का ही, इसमें रूम कूलर जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अब अगर मुमकिन हो, आप जब ये अब गर्मी स्टार्ट हो रही है मार्च से, तो आप अभी एसी का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपके पास रूम कूलर है नहीं है तो आप खरीद लें, क्योंकि एसी रूम कूलर आपको एक ही महीने में उतनी सेविंग कर देगा जितनी कि मतलब आपको एसी चलाने से जितनी बिजली खर्च होनी है। तो आप रूम कूलर खरीदिए। रूम कूलर को अपने घर में किसी ऐसी जगह लगाएं कि वो रखा बाहर हो और एयर अंदर फेंक रहा हो, तो वो इतनी ज़बरदस्त कूलिंग करता है कि आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इवन अगस्त तक का भी टाइम जो है ना बड़ी आसानी से जो है रूम कूलर से मैनेज हो सकता है। अच्छा, फिर रूम कूलर के अंदर भी आपने 12 वोल्ट वाला रूम कूलर लें। अब 12 वोल्ट की मोटर वाले रूम कूलर्स आ गए हैं, जिसमें छोटा सा एक पंप लगता है पानी के लिए और छोटी सी एक मोटर होती है फैन के लिए। तो क्या होगा कि वो बहुत कम बिजली जो है ना वो कंज्यूम करता है 12 वोल्ट वाला। तो अगर आप 12 वोल्ट वाला रूम कूलर यूज करेंगे तो आपकी बिजली की अच्छी खासी सेविंग होगी, जो ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए भी फायदेमंद है बल्कि आपके अपने खर्चों को भी कम करने में बड़ी मददगार साबित होगी। इसके बाद जब आपको एसी चलाना है तो एसी को आप 27 पे चलाएं। मतलब आप देखें कि अगर आप 27 पे अपने एसी को चलाएंगे तो आप देखेंगे बेहतरीन कूलिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 26 पे या उससे कम पे चलाएं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ। लोग समझते ही हैं कि अगर हम 15 या 16 पर अपना एसी चलाएंगे तो वो ज़्यादा कूलिंग करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो 27 पे भी उतनी कूलिंग करता है, 15-16 पे भी उतनी कूलिंग करता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप 27 पे चलाते हैं तो जब 27 रूम का टेम्परेचर हो जाता है तो उसका थर्मोस्टेट, उसका जो कंप्रेसर है उसको ऑफ कर देता है, तो आपकी बिजली सेव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप उसको 14, 15 या 16 पे चलाते हैं तो 14, 15, 16 तो गर्मी में वो एसी कर ही नहीं पाता है रूम का टेम्परेचर। तो वो जब टेम्परेचर नहीं होता तो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑफ नहीं करता, जिसकी वजह से कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है और आपकी बिजली जो है ना वो ज़्यादा खर्च होती रहती है। तो हमेशा 27 के ऊपर एसी को चलाएं, ये उतनी ही तेज़ी से कूलिंग करेगा जितनी तेज़ी से 14, 15 या 16 पर चलने से एसी की कूलिंग होती है। एक और यहीं पे इन्फ्लेशन के हवाले से और एनर्जी सेविंग के हवाले से मैं एक और डिवाइस का जिक्र करूंगा। ऑल्दो अभी गर्मियां आ गई हैं, अब इसकी ज़रूरत तो नहीं, वो है इंस्टेंट गीज़र। अगर आपके घर में कन्वेंशनल गीज़र लगा हुआ है तो खुदा के लिए इसको रिप्लेस करके इंस्टेंट गीज़र पे आ जाएं। ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है गैस की कंजम्पशन में एक इंस्टेंट गीज़र में और एक कन्वेंशनल गीज़र में। अगर एक कन्वेंशनल गीज़र महीने का 5-6-7 हज़ार रुपए की सुई गैस इस्तेमाल करता है तो एक इंस्टेंट गीज़र 300 से 400 रुपए की जो है ना सिर्फ जो गैस है वो इस्तेमाल करता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो क्यों नहीं इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। देखिए, इंस्टेंट गीज़र सिर्फ उस वक्त काम करता है जब आप अपनी कोई जो है ना नलका खोलते हैं और उसके अलावा वो कोई गैस यूज़ नहीं करता। तो आप अगर अभी भी आपको गर्मियों में भी बर्तन धोने के लिए, दूसरे मसाइल के लिए अगर आप गीज़र यूज़ करते हैं तो फ़ौरन इंस्टेंट गीज़र ले लें, और अगर इंस्टेंट गीज़र अभी नहीं ले रहे तो सर्दियों के शुरू पे ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद जनाब अगली चीज़ आती है वो है सोलर सिस्टम। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा मशवरा यह है कि इस वक्त सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसकी वजह क्या है कि यूनिट महंगा होने की वजह से अब आपको जितनी बिजली बना के दे रहा है ना वो तकरीबन आपको 1 साल में अपनी कीमत का तकरीबन 40% रिटर्न कर देता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने
10 लाख रुपए का एक सिस्टम खरीदा, तो 10 लाख का सिस्टम 4 लाख की बिजली की आपकी तकरीबन सेविंग कर देता है एक साल में, 4 लाख की अगले साल में, यानी 2.5 साल में वो अपनी कीमत के बराबर आपको बिजली सेव करके दे देगा। और उसके बाद क्योंकि इनकी लाइफ तकरीबन 20 साल अज्यूम की जाती है, तो अगले तमाम साल जो है ना वो आपके फ्री हो जाएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास सोलर के पैसे नहीं भी हैं और आप बैंक से ले लेते हैं पैसे और आपको इसमें कोई मसला नहीं है, या अगर नहीं भी लेते तो इस्लामिक बैंकिंग से आप ले सकते हैं और आप इस तरह की फाइनेंसिंग करा सकते हैं कि जितना आप महीने का बिजली का बिल आता है ना उतने अरसे के हिसाब से फाइनेंसिंग करा लें और आप सोलर जो है ना बैंक से पैसे लेके लगवा लें। उससे भी क्या होगा कि कुछ अरसे में आपके बैंक के पैसे उतर जाएंगे और उसके बाद आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, और एटलीस्ट जो आप बैंक को पे कर रहे होंगे वो आपका एक्सपेंस नहीं हो रहा होगा, बल्कि आपने जो सोलर सिस्टम वो आपका एसिड जो है, एसिड के अगेंस्ट आप तो पेमेंट कर रहे होंगे। तो अगर आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं जरूर लगवाएं। हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ये जो तेज धूप है, जहां इसके बहुत से नुकसान हैं बहुत से फायदे भी हैं, तो ये सोलर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं और बड़ी आसानी से बिजली जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ी ही जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो आप अपनी ख़रीदारी करते हैं, जो आप सामान ख़रीदते हैं, वो डिस्काउंटेड स्टोर से ख़रीदें। अब देखें अब मैं बहुत सी जगह मार्केट्स में देखता हूँ कि दुकानदार मनचाही कीमत के ऊपर चीज़ें बेच रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं। बहुत से दुकानदार सही भी बेच रहे हैं, लेकिन बेताशा दुकानदार इस वक्त चीज़ें बहुत महंगी बेच रहे हैं। आप ऐसे स्टोर्स का इंतखाब कीजिए जो डिस्काउंटेड स्टोर्स हैं, जहाँ पर रेट्स रीज़नेबल हैं, जहाँ पर ओवर चार्जिंग नहीं की जाती है, जहाँ पर लोगों को लूटा नहीं जाता है। हमें वैसे भी ऐसी जगहों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इसमें मैं किसी डिस्काउंटेड स्टोर मतलब नाम मजबूरन लूंगा, जैसे हमारे लाहौर में तो इम्तियाज़ है और बहुत सारे शहरों में आ चुका है। तो इम्तियाज़ के अगर आप रेट्स को कंपेयर करेंगे ना मार्केट से, आप खुद कंपेयर करके देख लें कि आप बाजार से एक चीज़ खरीदें और इम्तियाज़ से खरीद के देखें, तो इंतहाई मतलब जो है ना वहाँ पे चीज़ें रीजनेबल प्राइसेस पे और अच्छी खासी आपकी जो है ना सेविंग हो सकती है ग्रॉसरीज के अंदर। तो आप डिस्काउंटेड स्टोर्स का इंतखाब करें चीज़ों की खरीदारी के लिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं समझता था कि ज़रूरी थे, और ये शेयर करने से इंशाल्लाह हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी सी सेविंग करेंगे तो ना सिर्फ ये जो महंगाई का हम थोड़ा सा मुकाबला कर पाएंगे, और इसके साथ साथ ही हम अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा हिस्सा डाल पाएंगे। जाहिर है जब हम ये सब सेविंग करेंगे तो ये हमारे मुल्क की सेविंग होगी। तो भले से हम थोड़ी थोड़ी सी भी सेविंग करें तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क को तो फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।